नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम यूपी SSC वीडियो री एग्ज़ाम जो आपका 26-27 जून को होना है उसका हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट है और ये सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों सामान्य ज्ञान का हम एक और प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपको उस प्रैक्टिस सेट को भी हल करना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उस प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं और हल करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। आपको इस प्रैक्टिस सेट को हल करना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, जिससे आपको पता चलता रहेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा धौलावीरा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित था। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व स्थल के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748, 1757, 1764, 1782। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था और ये प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था, जिस वजह से इसका नाम प्लासी का युद्ध पड़ गया था, यानी प्लासी का युद्ध इसको कहा जाता है। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे और अंग्रेज़ों द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब बना दिया गया था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की ओर से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी और डी ऑप्शन में है महमूद गजनबी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हकीम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा मुल्तान जीत लिए। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिम, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। तो ये दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो ये धर्मपाल था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 12, 13, 15, 17। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्याएं थीं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें प्रमुख
महिलाओं की बात करें तो वो दुर्गाबाई देशमुख थी, अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, ये दोस्तों इसमें से कुछ प्रमुख महिलाएं थीं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान। अगला दोस्तों प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? शासन प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, भारत की संसदीय प्रणाली ये इंग्लैंड से ली गई है, इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? ब्रिटिश शासक, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, और सी ऑप्शन में है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, और डी ऑप्शन में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। इसमें दोस्तों भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव की बात करें तो ये दोस्तों गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 रहा है। तो इस प्रश्न में डी ऑप्शन में दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है उस पड़ोसी राज्य का नाम क्या है जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा को साझा करता है? चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत की सबसे लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद चीन आता है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, और सबसे छोटी सीमा की अगर बात करें तो ये हो जाता है अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा केरल, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा थोरियम भंडारण अगर मौजूद की बात करें तो केरल में है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, ओडिशा, केरल, राजस्थान। तो ये दोस्तों स्थित है राजस्थान में। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? गुल्म स्क्रब जंगल, मैनग्रोव जंगल, पर्णपाती जंगल, टुंड्रा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मैनग्रोव। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है सूर्य का द्वीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, वर्णमंडल, वातावरण। तो सूर्य का द्वीप्त आमुख जिसे हम देखते हैं उसे कहा जाता है प्रकाश मंडल, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। सूर्य का दीप्त आमुख जिसे हम देखते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल, वर्णमंडल तथा प्रभा मंडल से मिलकर बना है। प्रकाश मंडल में सूर्य की ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रकट होती है जिससे यही भाग दिखाई देता है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निबंध राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। क्या सम्मिलित होती है? विदेशी आय, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी खपत भत्ता, और डी ऑप्शन में है प्रत्यक्ष कर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पूंजी खपत भत्ता, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत भत्ता भी शामिल किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वित्त वर्ष की अगर बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है। नंबर 1 साधारण लागत या आय विधि, बी और 2 नंबर पे आती है उत्पादन विधि और तीसरे नंबर पर व्यय विधि आती है। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है कनाडा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, फलों का पकना निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन्स के कारण होता है? ऑप्शन है आपके ऑक्सिन, बी ऑप्शन में है एथिलीन, सी ऑप्शन में है जिब्रेलिन और डी ऑप्शन में है कैरिन्स। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है एथिलीन। फलों के पकने में एथिलीन नामक हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है। सही जवाब हो जाता है एथिलीन। फलों में पकना एक प्रक्रिया है जिसके कारण वे अधिक स्वादिष्ट बनते हैं। अधिकांश फल एथिलीन नामक एक गैसीय यौगिक का उत्पादन करते हैं जो पकने की प्रक्रिया शुरू करता है। फलों के पकने को नियंत्रित करने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। क्या समान है? विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व, परमाणु भार। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है परमाणु भार, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। हीरा तथा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। इनका परमाणु भार समान होता है। हालांकि इन दोनों की विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना तथा घनत्व भिन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? यानी आवृत्ति का SI इकाई क्या है? दूसरा वॉट, हॉर्ट्स, जूल। तो आवृत्ति का SI मात्रक हो जाता है हॉर्ट्स। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है आपके मॉरिस हिलमैन, बी ऑप्शन में है जैक हॉर्नर, सी ऑप्शन में है जेन इंजनहॉज और डी ऑप्शन है फ्रॉड मेस्मर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है जेन इंजनहॉज। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। जॉन इंजनहॉन्सन एक डच मूल के ब्रिटिश चिकित्सक और वैज्ञानिक हैं जिन्हें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की खोज करने के लिए जाना जाता है। इनके द्वारा हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 20 नंबर का हमारा ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आपको इनमें दिए गए ऑप्शन में बताना है कौन सा ऐसा एक देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो उत्तर प्रदेश के निवासियों को तो ये खास तौर पर पता होगा, ऐसा एक देश नेपाल है जो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ साझा करती हैं। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य के साथ साझा करती हैं। उत्तर प्रदेश कुल 9 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग हमीरपुर किस काल में बनवाया गया? गुप्त काल, चंदेल काल,
मुगल काल, कुषाण काल। तो ये दोस्तों बनवाया गया चंदेल काल में दोस्तों ये बनवाया गया था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? रानीपुर अभयारण्य, चंद्रप्रभा अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, किशनपुर अभयारण्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। तो ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, REP का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, बी ऑप्शन में है रिक्वेस्ट फॉर पिटीशन, सी ऑप्शन में है रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेस और डी ऑप्शन में है रजिस्टर फॉर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। RFP ये यहाँ पर भी दोस्तों RF था, ये RE लिख गया था, RF है यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम के नाम पर रखा गया। आपको बताना है कि रिक्त स्थान के में कौन सा नाम आएगा। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन में है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन में है वल्लभ भाई पटेल। तो ये दोस्तों प्रयागराज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है और आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश का अपना सिल्क एक्सचेंज है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ। तो ये दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा वाराणसी में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है और साथ साथ में आपको आज ये भी बताना है कि आपके इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी वीडियो की एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपके 25 में 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपके 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और कमेंट करने के साथ अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।